नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, साइकोलॉजी का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, दो आज आपके सामने लेकर के आया हूं। इससे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान का जो मॉडल पेपर फर्स्ट है वो हमने कर लिया है। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया हो तो आप उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है वो था साथियों। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उस टेस्ट को ज़रूर अटेंड कीजिएगा और इस टेस्ट को भी बहुत ही अच्छी तल्लीनता के साथ आप अटेंड करिएगा और अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा कि अपना स्कोर कितना जा रहा है और अपना जो लेवल है, अपनी जो तैयारी है उसको परखिएगा कि हमारी तैयारी किस स्तर पर है, हम 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ताकि हम और अच्छा उसमें सुधार कर सकें, ताकि हम 27 से 28 प्रश्न है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत 30 में से अटेंड कर सकें। दोस्तों, ये मॉडल पेपर अपनी मनोविज्ञान की जो पुस्तक, इसके जो साइकोलॉजी की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, जिसके लेखक डॉक्टर धीर सिंह धावाई जी सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कन्या महाविद्यालय के, उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक या बुक है, उसमें से ये मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत ही शानदार मॉडल टेस्ट पेपर है। पूर्व एग्जाम के उपयोगी आधारित प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की जो संभावना बनती है उन प्रश्नों को समावेश है इस टेस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। साथियों, टेस्ट को बिल्कुल अपनी ईमानदारी से पूरा अटेंड करना और उसके बाद आपका जो स्कोर रहा है वो स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है आज का मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा है। पहला एक हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं दिया है तो आप बिल्कुल उस टेस्ट को भी अटेंड कीजिएगा। प्रश्न है आपका पहला कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा कहाँ है। कोहल वर्ग आप अच्छे से जानते होंगे कि कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? सन 1836 के समथिंग ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं और प्रत्येक अवस्था की 2 उपअवस्थाएं बताई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। और उप अवस्थाओं की अगर आपसे बात की जाए तो उप अवस्थाएं कितनी आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। तो उसी के संदर्भ में देखते हुए इन्होंने ये प्रश्न रखा है कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा कब कहा है। तो ये इन्होंने नैतिक तर्कणा 10 से 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने बताया है। किस में बताया है? 10 से 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस नैतिक तर्कणा के बारे में बताया। दोस्तों, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न आपने सही किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है सही नहीं है। दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न को सही तरीके से पढ़ो, प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जायज़ सी बात है कि आप उसके आंसर तक पहुँच सकते हो। तो प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा और उसका आंसर भी, उसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकोगे। बात करते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया। कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोधता, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ये इस प्रकार 8 हैं, उन्होंने ये अवस्थाएं बताई थी। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। कितनी अवस्थाएं बताई? 5 बताई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। तो ये प्रश्न आपका सही नहीं है, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना, और भी ऑप्शनों को देखना है क्योंकि हमारे पास अभी 2 ऑप्शन और बाकी हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पता है। मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, जननेन्द्रियात्मक अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुषुप्त अवस्था, ये सभी अवस्थाएं हैं, इन्होंने बताई थी। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहल वर्ग ने दिया। कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवस्था अगर 3 होता तो और रहता, अगर 6 है तो यहाँ उप अवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे 2 है जो तुलनात्मक रूप से नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात
नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसमें 5 अवस्था ने होकर के कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोजाना साइकोलॉजी का एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने आएगा और उस मॉडल टेस्ट पेपर में बिल्कुल एग्जाम पर आधारित पूर्व प्रतियोगी जो परीक्षा हुई हैं उन पर आधारित प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। दोस्तों ये अवनी मनोविज्ञान धीर सिंह दावाई की जो पुस्तक है उसमें से लिया गया है। तो सोचो आप कितना उन्होंने ये बुक लिखी है, तो उन्होंने किस पैटर्न पर इस मॉडल टेस्ट पेपर को बनाया होगा आप सोच सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं धीर सिंह दावाई जी सर की जो बुक है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनेंगे उनको भी आपके सामने लेकर के आऊँगा, और 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको भी मैं सॉल्व आपके सामने कराऊंगा। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये मॉडल टेस्ट पेपर मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से मजबूत कर सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है आपका तीसरा, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। जी हाँ दोस्तों, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कौन सा है? आंतरिक अवस्था, बिल्कुल अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था होती है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है, ये भी बात सही है। मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है, ये भी बात सही है, लेकिन अब अधिगम से उत्पन्न नहीं होती। दोस्तों अभिप्रेरणा अधिगम से उत्पन्न नहीं होती बल्कि अधिगम अभिप्रेरणा से उत्पन्न होता है। तो आप इसका अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम से उत्पन्न अवस्था नहीं है बल्कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न अवस्था अधिगम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते। दोस्तों अंतर्मुखी ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक प्रकार से इनके जो प्रकार हैं वो माने जाते हैं, और ये युंग द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया था। फर्स्ट में इन्होंने 2 अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए थे, लेकिन बाद में इनके शिष्यों ने एक और प्रकार जोड़ दिया गया था, उभयमुखी। इस प्रकार इसके जो 3 प्रकार हैं वो मान लिए जाते हैं, लेकिन मूलतः जुंग के अनुसार 2 प्रकार माने जाते थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन से नहीं होते? संकालु बिल्कुल होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कल्पना प्रधान होते हैं, लेकिन अध्ययन में सामान्य हैं, ये अंतर्मुखी बालक नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बालक अध्ययन में सामान्य है तो वह अंतर्मुखी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। मैं इसी प्रकार से टेस्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा, और बेल की घंटी को दबा लें ताकि जैसे ही हमारा वीडियो हम यहाँ से अपलोड करते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि IQ और AQ है। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना समझना है कि IQ और AQ क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा मानक के प्रदत्त। देखिए IQ और AQ ये एक व्यक्तिगत प्रदत्त भी नहीं होता, प्रक्षेपी प्रदत्त भी नहीं होता, और जब ये व्यक्तिगत प्रक्षेपी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, तो फिर कौन सा होगा? मानक प्रदत्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो एक सही है और जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। क्या विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है? क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। दोस्तों शल्य चिकित्सक भाषात्मक ये भी नहीं है। नर्तकी जो शारीरिक गति से, बिल्कुल ये यहाँ पे मैच कर रहा है कि जो नर्तकी है वो शारीरिक गति से यहाँ पर रिलेट कर रहा है, और गणितज्ञ स्थानिक होता है, ऐसा नहीं है। स्थानिक काल्पनिक होता है। स्थानिक का मतलब कल्पनाशील से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न अच्छे हैं, बहुत ही शानदार और उपयोगी आपकी परीक्षा के लिए साबित होने वाले हैं। बिल्कुल आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अपने जो स्कोर है उसको भी चेक कीजिएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सुमेलित नहीं है। देखिए नींबू मीठे हैं या खट्टे हैं, तो ये एक युक्तिकरण का उदाहरण होता है। मन बनावे मुँह फुलावे, ये प्रतिक्रिया निर्माण का, ये भी सही है।
घटना का सामान्यीकरण ये भी एक बौद्धिकरण प्रक्रिया से मान लिया जाता है, लेकिन हवाई किले बनाना, ये हवाई किले बनाना उज्ज्वल तरंग से नहीं होता साथियों, ये कल्पना तरंग से होता है। किससे होता है? कल्पना तरंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है आपके आरटीई से। तो आरटीई के बारे में सही है, आरटीई के बारे में सही नहीं है दोस्तों। इस नहीं को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा कथन है जो आरटीई के बारे में सही नहीं है। साथियों, अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल सही है कि जो अनुवीक्षण काल होता है, जगह मान लीजिए आप जब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 2 साल का जो प्रीवियस काल होता है, अनुवीक्षित काल होता है, वो आपका प्रवेश प्रक्रिया का काल होता है। तो ये बात सही है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक मानी जाती है क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक मानी जाती है या 1 से 8 तक मानी जाती है। तो साथियों, ये प्रश्न आपका मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो 1 से 5 तक न होकर के कितने तक होती है? 1 से 8 तक होती है। 1 से 5 तक की अगर हम बात करें तो ये पूर्व प्रारंभिक मान सकते हैं, या फिर पूर्व प्रारंभिक ना कहो तो प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा जहाँ आएगा वहाँ कक्षा 1 से 8 तक माना जाएगा। साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन है कि धारा 21 एसएमसी से गठन होती है। बिल्कुल ये सही है। राजस्थान में आरटीई 1 अप्रैल 2011 को हुआ था लागू, ये भी सही है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में कब हुआ था? अप्रैल 2010 को हुआ था। राजस्थान में कब हुआ था? अप्रैल 2011 को हुआ था। बहुत अच्छे शानदार तरीके से मैंने इस चीज़ को बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? जी हाँ साथियों, स्मृति का जो व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? अब मैं यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? साथियों, मूल प्रवृत्ति अच्छे तरीके से जानते हो ना, ये जन्मजात योग्यताएं होती हैं, अर्थात व्यक्ति की वे प्रक्रियाएं जो वह सहज क्रिया होती हैं जो जन्म से सीख करके आता है, मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। अगर हम बात करें कब दिया था, तो ये 1908 में इन्होंने इस सिद्धांत दिया था। इसी 1908 में इन्होंने संवेगात्मक सिद्धांत भी दिया था। तो स्मृति का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो विलियम मैकडूगल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है 10वां प्रश्न है साथियों कि चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये तो सत्य सही है। तर्क व सांकेतिक क्रिया, ये भी सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया ही चिंतन है, किसने कहा? ये कथन अम्प्रे ने कहा था, तो ये भी सही है। और भावात्मक क्रिया चिंतन का संबंध नहीं है, तो ये गलत है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आता है कि विकास के बारे में असत्य कथन है। साथियों, मैं थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। नेक्स्ट जो 11वां प्रश्न आता है कि विकास के संबंध में असत्य गलत कथन छांटना है। विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? वर्तुलाकार, ये तो सत्य है, विकास वर्तुलाकार होता है। व्यक्तिगत विकास होता है, ये भी सही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। साथियों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक संबद्धता की प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 आता है कि सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन है। सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन छांटना है। तो सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन की बात करें, गलत कथन की बात करें, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो केवल जन्मजात क्रिया हो जाएगा। दोस्तों, सृजनात्मकता ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जन्मजात हो। सृजनात्मकता एक अर्जित प्रक्रिया भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बल्कि हम बात करें और ऑप्शन की तो विधायकता की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, उत्पादन युक्त प्रक्रिया है, प्रक्रिया परिणाम दोनों का फलस्वरूप सृजनात्मकता का परिणाम होता है। तो ये सभी बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि बाल अपराध के बारे में सत्य है, बाल अपराध के बारे में सत्य कथन है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बाल अपराध के बारे में बेल्स जो व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है ये सही है। जुक्स जिसने वंशानुक्रम जिम्मेदारी बताई ये भी सही है। बाल अपराध के जनक सीजर लैम्ब्रेसो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे से अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर सामने लेकर के आएंगे, जिससे आप आपकी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि सही कथन कौन सा है। डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया मानसिक वाचिक व हस्तकौशल विकृति है, ये भी सही है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर 14 में कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आता है जेरोम ब्रूनर से संबंधित। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो विकास का जो सिद्धांत किसने, जीन पियाजे ने दिया, जिसमें विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। यहाँ पर हम एक असत्य कथन पूछते हैं, तो यहाँ पर विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने नहीं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 आता है कि मूल्यांकन है। दोस्तों मूल्यांकन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है, मूल्यांकन रचनात्मक होता है, मूल्यांकन योगात्मक होता है, मूल्यांकन सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित नहीं होकर के शिक्षार्थी केंद्रित होता है। तो ये सभी मूल्यांकन हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17वां प्रश्न आता है कि जो एनसीएफ होता है वो किस पे बल देता है। एनसीएफ 2005 इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। यशपाल, प्रोफेसर यशपाल ने की थी। इन्होंने इसका जो मुख्य ध्येय था क्या था, बिना बोझ के शिक्षा। इसमें इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था, खुली परीक्षा प्रणाली पर बल दिया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 18वां आता है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। इस प्रश्न को तो आप देखते ही सही कर दोगे कि जो व्याख्यान विधि है ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, अन्वेषण विधि बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, मोंटेसरी विधि बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है साथियों कि एक जो परीक्षक होता है ना, वो प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर है वो नहीं कर पाता। अब जब वो अंतर नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है कि वो विभेदकारिता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, विभेदकारिता को दर्शा रहा है। तो आपका यहाँ राइट आंसर वैधता न होकर के, वस्तुनिष्ठता न होकर के, व्यापकता न होकर के क्या होगा, विभेदकारिता होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल मज़ा आ रहा हो तो शानदार सेशन है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस विषय वस्तु से लाभान्वित हो सकें और इस मॉडल टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें और अपना स्तर चेक कर सकें। अपने तैयारी के जो स्तर है उसको अच्छे तरीके से जान सकें कि हम किस लेवल पर हैं। तो 20वां प्रश्न आता है कि सुमेलित है, कौन सा है जो सुमेलित है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आता है कि कुडर परीक्षण अभिवृत्ति, बिल्कुल गलत है। युग्म तुलनात्मक निर्णय, ये भी गलत है। DAT परीक्षण रुचि, ये भी गलत है। तो फिर कौन सा सुमेलित है, स्ट्रॉन्ग प्रपर्थ है जो कि रुचि से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व आपको पता है ना, समायोजन के टॉपिक में ये आ जाता है
तो गिराइए गिराइए ये प्रकार बिल्कुल है। उपागम उपागम ये भी प्रकार है। त्याज्य त्याग ये भी उपागम है। यहाँ त्याग की जगह त्याज्य भी मिल जाता है, लेकिन बहुपर्याय उपागम का कोई प्रकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से में? 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। किसने? कोलियर के द्वारा ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था और स्टीफन एन कोरे ने इसको बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट, शिक्षक व बालक के कार्यप्रणाली समस्याओं का जो अध्ययन नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 1 व 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना और प्रश्नों को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर है? तो साथियों, शिक्षण का स्तर यहाँ पे अंत्यक्रिया माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक हैं। दोस्तों, स्वामित्व अधिगम विधि के जो प्रतिपादक हैं बी.एस. ब्लूम माने जाते हैं। बी.एस. ब्लूम ने इन्होंने शिक्षण उद्देश्य के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 में आता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न को तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है? निर्देशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन होता है और ABC ग्रेड का प्रयोग होता है। तो 2 व 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में आता है और वह पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है? क्या असत्य कथन बताना है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक क्या जन्मजात होता है? ये तो पहला ही ऑप्शन है वो गलत हो गया। क्या? कि उपलब्धि अभिप्रेरक जन्मजात नहीं होता, ये अर्जित भी होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने आता है। साथियों, इसमें नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें भी आपका पहला ही क्वेश्चन गलत हो रहा है। कैसे? बताइए कि सही नहीं है पूछ रहा है। तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि आनवान ने दिया, ये गलत है बिल्कुल। संदर्भात्मक बुद्धि स्टनबर्ग ने दी, क्या ये भी सही है? संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी कैटल ने दिया, ये भी सही है। तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विपर्याय जो कि समायोजन प्रत्यक्ष विधि मानी जाती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 आता है। इसमें भी ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसमें कौन सा पूछ रहा है? कौन सा सही है? तो दोस्तों, विशेषक सिद्धांत है जो आरबी कैटल द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न। असुमिलित नहीं है, कौन सा है जिनमें असुमिलित नहीं होता? तो दोस्तों, परिपक्वता गैसेल द्वारा दिया गया, ये तो बिल्कुल सुमेलित कर रहा है। अवधारणा मानचित्र जोसेफ नोवेक द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। आकर्षक विकर्षण कुर्ट लेवल द्वारा दिया गया, ये भी सही है। लेकिन आधारभूत आत्मचेतना है जो बाल्यावस्था में गया, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार ज़रूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 30 में से, वो भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी दबा लें। वो लाल वाला बटन है उसको काला करके बेल की घंटी को भी दबा लें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। चलिए साथियों, नेक्स्ट मिलते हैं कल
11 बजे तीसरे टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, लगे रहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।